नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ में बांकेपुर में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया है। करीब 30 साल से बीजेपी के कब्जे वाली इस सीट पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 18,953 वोटों से हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्हें 63,203 वोट यानी लगभग 48.5% वोट शेयर मिला। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने इसे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि बिहार में बेहतर लीडरशिप की मांग बताई और बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की अपील की है। सवाल अब सिर्फ बांकेपुर का नहीं है बल्कि पूरे बिहार की राजनीति का भी है। और कैसे ये पूरी राजनीति का है, बिहार की पॉलिटिक्स कैसे बदलने वाली है, इन सब विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज भारतीय जी और वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचकवे जी। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले 30 साल से बीजेपी का जो किला माना जाने वाला बांकेपुर टूट गया है, क्या इसे सिर्फ बाइपोल अपसेट माने या फिर बिहार पॉलिटिक्स में रियल शिफ्ट की ये शुरुआत हुई है? क्या जनता ने लोकल इश्यूज पर वोट किया है? जिस तरह से कहा जा रहा था लगातार कि बिहार है, बिहार में कास्ट इक्वेशन बहुत मैटर करता है, लेकिन लीडरशिप चेंज का जब मूड बना लेती है जनता तो वो बांकेपुर के रिजल्ट की तरह साफ दिखाई देता है। मैत्री, देखिए कि बांकीपुर उपचुनाव का जो परिणाम है निश्चित तौर पर एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत कही जा सकती है बिहार में। ये इस बात पर संशय हो सकता है कि ये जो एक नई धारा बांकीपुर से निकली है गंगा के समानांतर, वो धारा कब तक और कहां तक बहकर जाएगी, ये थोड़ा कह पाना अभी कठिन है। लेकिन निश्चित तौर पर एक नई शुरुआत तो है, जहां पर आप देखेंगे कि जो सारे राजनीतिक समीकरण, हम बिहार में जब बात राजनीतिक समीकरण की करते हैं तो निश्चित तौर पर वह समीकरण जो होता है वो जातीय समीकरण ही होता है, यह सच्चाई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो समीकरण थे, राजनीतिक समीकरण या फिर अब जातीय समीकरण, वो यहाँ सारे समीकरण ध्वस्त होते हुए नजर आए। और आप देखेंगे कि जो सभी पार्टियों के, खास करके अब इनका तो प्रशांत किशोर जी का कोई अपना कोर वोट बैंक नहीं था, लेकिन अगर हम बात करें भाजपा की और फिर बात करें राजद की, तो निश्चित तौर पर दोनों के कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लगी है। और उसी सेंध की वजह से जो है 18,000 से अधिक मतों के मार्जिन से प्रशांत किशोर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ये इस मायने में भी यह चुनाव परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 30 साल का जो किला था भाजपा का, जिसे अभेद किला कहा जाता था बांकीपुर, उसको भी तोड़ पाने में प्रशांत किशोर सफल रहे हैं। और वो भी इस बिना पर तोड़ पाने में सफल रहे हैं कि उनका कोई अपना कोर वोट बैंक नहीं था। और पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में जब उनकी पूरे राज्य में करारी शिकस्त हुई थी, तो लोग मान करके चल रहे थे कि जो प्रशांत किशोर की जो राजनीति है, उनका जो कॉर्पोरेट कल्चर की राजनीति है उनकी, वो यहाँ पर टिकाऊ नहीं है। यहाँ पर जो है परंपरागत राजनीति ही चलेगी। और इस मायने में कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि प्रशांत चुनाव की जो ये सफलता है एक बड़ी सफलता है और बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पर एक नई सुबह है, नई शुरुआत है। मैत्री, बिल्कुल। दीपक सर, 2025 में इसी सीट से बीजेपी 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल गई। आखिर इतने कम समय में ऐसा क्या हुआ कि वोटर्स ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? और खास करके जिस तरह से लगातार बीजेपी इसको प्रोजेक्ट ऐसे कर रही थी कि बीजेपी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को बांकेपुर से ही बनाया गया है और बांकेपुर के जो नेता हैं, बांकेपुर के जो विधायक हैं, बीजेपी ने उन्हें इतना बड़ा मौका दिया है और लगातार ये इंटरप्रिटेशन लोगों तक पहुंच रहा था। उसके बाद जिस तरह से प्रशांत किशोर वहां जीत पाने में सक्षम रहे, जिस तरह से लगातार साम दान दंड भेद सब कुछ बीजेपी लगा रखी थी, एक एक स्ट्रैटेजी, एक एक था कि 10-10 वोटर्स पर एक नेता को वहां पे लगाया गया था।
तमाम तरह के बड़े नेता जो हैं, एनडीए एकजुट नजर आ रही थी। चिराग पासवान से लेकर जितने भी जेडीयू के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता, मांझी की पार्टी को अगर हम देखें तो उनके बेटे भी चुनाव प्रचार में लगातार सामने आए। जिस तरह से रोड शो हुआ, सीएम सम्राट चौधरी भी वहां पहुंचे, उसके बाद प्रशांत किशोर की जीत। जिस तरह से स्ट्रैटेजी के लिए हमेशा हम बातचीत में ये आता है कि जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट बीजेपी करती है, जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, वो सब इस बार के चुनाव में कहीं कोई काम नहीं आया, सब फेल होती हुई नजर आई। देखिए, सबसे पहले जो बताऊं कि 2014 में जिस प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को केंद्र में लाने में भूमिका निभाई और जिस तरह बीजेपी आई केंद्र में, उसी प्रशांत किशोर ने उन बीजेपी के बांकीपुर के गढ़ में चुनाव में उन्हें पराजित कर एक विकल्प बना दिया बिहार में। और जिस तरह आपने बताया कि बांकीपुर में जो टोली सजी थी बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की, और जिस तरह से लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, कहीं न कहीं वो अंदर खाने में जनता का जो गुस्सा था, वो गुस्से को वो भाप नहीं पाई। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि हम तो हर हाल में जीतेंगे, और वो भी बाईपोल में। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि देश में जिस तरह की राजनीति इन 1.5 महीनों में हुई, छात्रों का आंदोलन हुआ, और उस बीच में बीजेपी को अपने ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो बीजेपी कभी नहीं चाहती थी। जिस तरह से उन्होंने एक प्रधान को का त्यागपत्र दिलाया, जिस तरह बच्चों को प्राइम मिनिस्टर बार बार कर आने लगे, ये आक्रोश था अंडर करंट बांकीपुर में। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ मैत्री। 67 में जब इसी बांकीपुर में, उस समय पटना पश्चिम हुआ करता था, और उस समय केबी सहाय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, और वो कायस्थ समाज से आते थे। जब ये आंदोलन छात्रों का बहुत तूल पकड़ लिया, और वही महामाया प्रसाद जो निर्दलीय लड़े, उन्होंने केबी सहाय को हराकर मुख्यमंत्री बनने का ये रास्ता बनाया अपना, वो मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह से आपने देखा कि पार्टी में उम्मीदवार को लेकर जिस तरह की हौच पौच की स्थिति हुई, वो भी बीजेपी को बहुत जबरदस्त झटका दिया। बीजेपी के उम्मीदवारी के लाइन में अच्छे बीजेपी कार्यकर्ता थे, जैसे ऋतुराज सिन्हा थे, अजय आलोक थे, रणवीर नंदन थे। उन लोगों को दरकिनारा करके पहले तो अभिषेक बंटी को दिया, और फिर उन्होंने नॉमिनेशन करा के और फिर उनसे नॉमिनेशन वापस किया, और एक ऐसे उम्मीदवार किया नीरज कुमार सिन्हा को, जिसकी कोई वहां पर पकड़ नहीं, न कोई उन्हें जानता था। हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर, कल मैंने कुछ लोगों से बात भी की थी, वो लोग नाराज थे इस बात को लेकर कि किस उम्मीदवार को आपने दिया। तो कहीं ना कहीं ये हॉटस्पॉट की स्थिति हुई, और ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, और बयानों का जो बयान के जो तीर चले छात्रों के खिलाफ चले कि वो उग्रवादी हैं और ये लोग एंटी नेशनल हैं, ये सब बातों का असर छात्रों पर तो पड़ा ही, उनके परिवार पर भी पड़ा। जिन छात्रों के बच्चे जिनके बच्चे पीटे गए, उन पर भी पड़ा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको देख नहीं पाई, समझ नहीं पाई, ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। और ओवर कॉन्फिडेंस में आपने देखा मध्य प्रदेश में भी आपकी हार हुई, और यहाँ भी हार हुई, यानी 3 में 2-1 से आप 1-2 से आप डिफीट हुए। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह प्रशांत किशोर ने 25 में, आपने जिक्र किया कि 25 में जिस तरह प्रशांत किशोर का प्रदर्शन हुआ था, एकाएक क्यों बदल गया? पॉलिटिक्स की हवा मिनटों में बदलती है, घंटों में बदलती है। और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से गलती की थी 25 में राघोपुर से नहीं चुनाव लड़कर, वो गलती को उन्होंने रेक्टिफाई किया, अपने वर्कर को एक्टिव किया। उसका वर्कर इस बात से खुश हुआ कि मेरा लीडर लड़ रहा है,
और आपने देखा सारे समीकरण वस्तु हैं। आप ये देखिए, मुस्लिम हो, यादव हो, सारे लोग टूट गए हैं। उनके अपने कोर वोटर 18% वोट लाकर 2006 में यही नीति नवीन चुनाव जीते थे। 74% लोगों ने उन्हें वोट दिया था। 41% 25 में आया था वोट का प्रतिशत, उसमें भी नीति नवीन 51,000 से जीते थे, क्योंकि उनका कोर वोट उनको मदद कर रहा था। कोर वोट जो था वो था कायस्थों का, सवर्णों का, और शहरी एरिया है तो शहरी एरिया में ये लोग हमेशा जीतते रहे हैं। पटना में अगर आप देखें, पटना साहिब, कुम्हरार देखें, फिर आप दीघा देखें, फिर आप बांकीपुर देखें, तो पटना में उनका एक के आसपास उनका एक छठ राज था, क्योंकि उनके कोर वोटर उनके साथ थे। मगर अगर उनके कोर वोटर भी उस जाल से निकलकर तो प्रशांत किशोर के साथ थे, और यही वजह हुई कि बुरी तरह तो हार गए बीजेपी के। और बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, उनके बारे में बहुत तरह की बातें भी आई। तो ये सारी चीजें जिस तरह से बीजेपी ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, और छात्र आंदोलन का जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभियान दिल्ली में जंतर मंतर में चला, बिहार में चला, पटना में लाठीचार्ज हुआ, पटना में लोग जमा हुए, ये कहीं ना कहीं अंडर करेंट था। और यूथ ज्यादातर आप देख रही होंगी कि प्रशांत किशोर के पीछे भाग रहा था, और स्टार प्रचारक कोई काम नहीं आए। और अब देखिए क्या है कि एक तीसरा विकल्प बनने की तैयारी में है बिहार, क्योंकि आपने देखा। पंकज सर मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। दीपक सर, पंकज सर से एक बार सवाल मैं करना चाहूंगी कि क्योंकि जिस दिन वोटिंग हुई थी 30 तारीख को, लो वोटिंग यानी सिर्फ 34% के आसपास टर्नआउट रहा था, और बीजेपी इसे अपने वोटर्स के घर में रहने से जोड़ रही थी, जबकि जन सुराज इसे साइलेंट वेव बता रही थी। रिजल्ट देखकर क्या लगता है कि ये जो लो टर्नआउट जो था आखिर किसके पक्ष में गया? जिस तरह से लगातार बात हो रही थी, जब हम बातचीत कर रहे थे इस दौरान भी ये बात आ रही थी कि अगर वोटिंग इस बार पिछले के मुकाबले हाई रहता है तो प्रशांत किशोर के पक्ष में ये जो है वो जा सकता है। लेकिन जिस तरह से छात्र आंदोलन की बात हो रही थी और भी तमाम फैक्टर्स थे, एक बार के लिए ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो बदले गए, इस वजह से हो सकता है कि लोग ट्रस्ट उतना नहीं दिखाए। उसके अलावा भी कई तरह के समीकरणों की बात हो रही थी, आरजेडी जिस तरह से कमज़ोर नज़र आ रही थी। तो क्या लगता है कि आखिर ये जो कम वोटिंग हुई किसको फ़ायदा? अभी तो फिलहाल देख के यही तस्वीर लग रही है कि प्रशांत किशोर को ही फ़ायदा पहुंचाई, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरह से ये जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो कौन सी जाति किधर वोट दी? प्रशांत किशोर को अगर हम जीत जिस तरह से 19,000 के करीब अगर हम बात करें 18,900 समथिंग से जीत जिस तरह से प्रशांत किशोर ने दर्ज की है, उस हिसाब से तो अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जो प्रशांत किशोर को वोट नहीं दिया होगा। और कोई कोर वोट बैंक जिसकी हम बात करते थे कि बीजेपी का कोर वोट बैंक ये है, आरजेडी का कोर वोट बैंक ये है, तो उसमें जरूर सेंधमारी नजर आ रही है हमें। ये मैत्री, पहले हम लो टर्न आउट की बात कर लेते हैं। तो अमूमन यही माना जाता है कि जब लोग कयास लगा रहे थे कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका प्रशांत किशोर को फायदा जाएगा। इसका मतलब लोग अमूमन यही लगाते हैं कि जो स्थिति है उसके खिलाफ लोग वोटिंग के लिए अधिक सक्रिय हुए हैं, इसलिए घरों से निकले हैं। लेकिन इस मायने में भी यह बांकीपुर का जो उपचुनाव है, ये इस मायने में भी अलहदा साबित हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि लो टर्नआउट के बावजूद जो है तो प्रशांत किशोर को जीत हुई है। जाहिर सी बात है कि इसका फायदा जो है, लो टर्नआउट का जो फायदा है वो प्रशांत किशोर को मिला। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यह कयास लगाया जा सकता है कि जो भाजपा के समर्थक जो वोटर थे, जो मतदाता थे, उनमें कहीं ना कहीं निराशा की भावना थी, जिस वजह से वो उन्होंने घरों से निकलने से परहेज किया। और बाकी जो अन्य लोग थे जो कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ चुके थे,
और उन्होंने भी बना लिया था कि जो वोटिंग प्रशांत किशोर के पक्ष में होगी, उनकी सक्रियता निश्चित रूप से रही, जिसका कि परिणाम आपको वोट के रूप में दिखाई ही दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर भाजपा के वोटरों में अगर मायूसी रही, सक्रियता नहीं रही, तो इसकी वजह कई हो सकते हैं, जिसमें कि पहला तो आप जिस तरह से देखेंगे कि जिस तरह से मैं तो थोड़ा सा सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कमजोर उम्मीदवार दिए गए, चाहे जो भी कारण रहा हो, पता नहीं, तरह तरह की बातें, पर्दे के पीछे तो तरह तरह की बातें हो रही है। कई बातें बताई जा रही है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो जानबूझकर जो है तो बांकीपुर में भाजपा ने कमजोर उम्मीदवार को दिया, कुछ लोगों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट था। खैर, ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बार देने के बाद, अभिषेक को देने के बाद फिर नीरज को लाना, नामांकन के बाद जो है तो बदला जाना कैंडिडेट का, कई तरह की जो इस तरह की जो कई घटनाएं हुई। नीरज, अगर हम अभिषेक से तुलना करें तो नीरज अभिषेक से भी कमजोर उम्मीदवार नजर आ रहे थे। तो इस स्थिति में भी थोड़ी सी मायूसी रही होगी भारतीय जनता पार्टी के पीछे। और जहां तक रही कि जो समीकरण की बात आपने, तो मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि इस चुनाव में जितने भी जातीय समीकरण थे, सामाजिक समीकरण थे, सारे के सारे ध्वस्त हो गए। बिना किसी कोड वोटर के प्रशांत किशोर ने जो कुछ किया है, वह एक चुनावी राजनीति में तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में नजीर बन सकता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि अगर आप बात करेंगे तो सामान्य तौर पर जो सामाजिक समीकरण या जातीय समीकरण है, उसके अनुसार सबसे पहले जो है सबसे अधिक मत भाजपा को आनी चाहिए, और उसके टक्कर में निश्चित तौर पर आरजेडी को रहना चाहिए, क्योंकि जो आरजेडी के कोर वोटर है, यादव और मुसलमान, उनकी भी अच्छी खासी आबादी बांकीपुर विधानसभा में है। और जहां तक भाजपा के वोटरों की है, तो आप तो जानते ही हैं कि जो सवर्ण वोटर हैं, खास करके जो कायस्थ समुदाय के लोग थे, वो तो मान लिया हमेशा से भाजपा के साथ मजबूती के साथ रहे हैं, और इस बार भी काफी हद तक रहे, लेकिन वहां भी टूट हुई है। इसी तरह अन्य जो सवर्ण में और जो जातियां थी, राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार, निश्चित तौर पर उनमें भी बड़ी सेंध मारी हुई है, और काफी हद तक सवर्णों का वोट लेने में जो है तो प्रशांत किशोर कामयाब रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी कुछ बातचीत हो रही थी, वहां के जो कुछ वोटर थे, तो जो कायस्थ समुदाय से आने वाले भी कई वोटरों से मेरी बात हुई, खास करके जो कुछ जेनजी हैं, उनसे जो हमारी बात हुई, तो उन्होंने लीग से हट करके उन्होंने माना कि वो परंपरागत रूप से उनके पता नहीं दशकों से उनके परिवार के लोग भाजपा के लिए वोटिंग करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा खुलकर कहा कि पहली बार उन्होंने लीग से हट करके अपना वोट जो है उन्होंने प्रशांत किशोर को दिया है। उन्होंने तब कोट भी किया था कि जो मैंने अपना वोट दिया है, लेकिन मेरे घर के कुछ लोगों ने जो है सो भाजपा को ही वोट दिया है, क्योंकि परंपरागत रूप से उनके वो वोटर रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो ब्राह्मणों को जो है एकत्रित करने में प्रशांत किशोर कामयाब रहे, और राजपूतों का जो है बड़ा मुझे जो लगता है लगभग 80% वोट तक पाने में वो सफल रहे हैं। इसी तरह से भूमिहार वोटरों में भी वो सेंधमारी करने में सफल रहे हैं। और सबसे तो आश्चर्य की बात ये है कि आरजेडी का जो पुनवा था, जो उनका जो कोर वोट था, यादव और मुसलमान, उसमें भी बड़ी आसानी से प्रशांत किशोर ये सेंधमारी करने में सफल रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो है आप जो देखेंगे कि जिस रेखा गुप्ता को लगभग 50,000 मत पिछले बार मिले थे, वो घट करके अब कहाँ आ गई है। जाहिर तौर पर जो है बड़ी संख्या में यादव और मुसलमान वोटरों ने भी भाजपा को हराने के लिए, भले ही उसकी रणनीति भाजपा को हराने रही है, अक्सर ऐसा ही होता है, जो आरजेडी के होते हैं समर्थक, उनकी ये मंशा रहती है कि अगर हम ना जीत पाए तो कम से कम जो है भाजपा को हार जानी चाहिए, और उसी के तहत उन्होंने अपना मत जो है सो प्रशांत किशोर को देने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के जो है जितने भी समीकरण थे वो ध्वस्त हुए, और लो टर्नआउट के बावजूद भी निश्चित तौर पर ये करिश्मा कर पाने में प्रशांत किशोर सफल रहे हैं। मैत्री। बिल्कुल दीपक सर, जिस तरह से इस बांकेपुर उपचुनाव में विपक्ष जो है वो विपक्ष का जो वैक्यूम है वो हमेशा नजर आया है, कांग्रेस गौण रही, अगर आरजेडी की बात करें तो वो भी नदारद थी। आखिर के 2 दिन में तेजस्वी यादव नजर आए। जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये बात कर रही थी कि
शुरुआत में ये बात ज़रूर हो रही थी कि एक ही उम्मीदवार उतारा जाए विपक्ष की तरफ से, तो लोग ये भी कह रहे थे, उसका इंटरप्रिटेशन हमेशा ये निकल रहा था कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। और आरजेडी, अगर चुनाव प्रचार के दौरान ही बात करें तो कोई भी बड़ा लीडर नहीं आया। तेजस्वी यादव भी यूरोप में थे, 2 दिन पहले चुनाव प्रचार के लिए आए, उन्होंने रोड शो किया, लेकिन ना तो लेफ्ट की पार्टी ना तो कांग्रेस, कोई भी बड़ा नेता रेखा गुप्ता को सपोर्ट नहीं किया। तो ये वैक्यूम जो है वो तो नजर आया, और नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह से एमवाई जो समीकरण जिसके दम पर आरजेडी कहती है कि बिहार में जो एमवाई है वो हमारे साथ ही हैं, पर वो इस बार जो है बांकीपुर में प्रशांत किशोर के साथ नजर आए। और प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार डेवलपमेंट, एजुकेशन और लीडरशिप की बात करते रहे, तो क्या ये रिजल्ट जो है वो ये बताता है कि अर्बन बिहार, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बांकीपुर में अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, वो अर्बन बिहार में क्या कास्ट पॉलिटिक्स से ज़्यादा गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पर वोट पड़ने लगे हैं, या अभी ऐसा कहना जो है वो जल्दबाजी होगी? देखिए, आपने कहा जिस तरह से अपोजिशन ने अपना उम्मीदवार दिया, अपोजिशन के आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया, वो पिछले प्रदर्शन के आधार पर 47,000 वोट उस रेखा गुप्ता ने लाया था, उनको देख सीधे वो चले गए अपने अमेरिका, या जहां आपने ठीक कहा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ उनके साथ, और किसी भी तरह से कोई बड़े नेता, इवन के लालू प्रसाद भी एक अपील तक उन्होंने नहीं की। लालू प्रसाद उस वक्त आंख के इलाज में और कुछ इलाजरत हो गए, मगर तेजस्वी यादव जब वो लौट कर आए दो दिनों के लिए, वो हवा बनाने की कोशिश की, तब तक तो बात बढ़ चुकी थी और बात आगे जा चुकी थी, क्योंकि बीजेपी के प्रति जो असंतोष और जो गुस्सा था लोगों में, वो तलाश रहा था एक कमरा, और उस कमरे के रूप में उन्हें प्रशांत किशोर मिल गए। तो प्रशांत किशोर, यही प्रशांत किशोर थे ना जो 25 में शिक्षा की बात करते थे, लोगों को कहते कि अपने बेटे को देखो, अपना बेटा का भविष्य बनाओ। राजनीतिक लोग अपने बेटे का भविष्य बना लेते हैं और पढ़ाई हो। फिर उन्होंने ही डायरेक्ट चैलेंज किया ना सम्राट चौधरी को, 1 to 1 उन्होंने उन पर आरोप लगा दिए, और दिलीप जायसवाल पर आरोप लगा दिए। कहाँ उनको उस समय सफलता मिली। मगर इस बार जो सफलता है, इस सफलता का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर के रूप में एक ऐसा नेता मिला जो जनता के बीच आ सकता है, जनता की चीजों को दबंगई से उठा सकता है। एक सीट जीत जाए, और पहले वैसे तो पहले विधायक जनसुराज के इतिहास हो गया कि पहले विधायक कौन थे, तो वो प्रशांत किशोर हो गए। मगर जहां तक सवाल ये उठता है कि अब प्रशांत किशोर एक आवाज बनेंगे विधानसभा में, विपक्ष की आवाज बनेंगे, छात्रों की आवाज बनेंगे, और जिस तरह वो मेहनत करते हैं, उस मेहनत में हो सकता है कि वो कुछ न कुछ अब सरकार के लिए और आरजेडी के लिए भी खासकर, अगर एक बार वोट खिसक जाता है तो फिर वो वोट आने में आने में परेशानी होती है कि कैसे वो वोट लौट के है, जिसका उदाहरण कांग्रेस है। आपने देखा 80 के बाद, जब भागलपुर दंगा के बाद जब उनके वोट बैंक गए तो लौट कर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने एक मील का पत्थर साबित करने की कोशिश की है, और जिस तरह हराया है उन्होंने बांकीपुर में, तो अर्बन जो पढ़े लिखे तबके से आते हैं। आप जैसे कहा अभी इन्होंने कि काश्तों के बारे में, कास्ट तो एक तरह से आप मान कर चलिए कि शुरू से लेकर अभी तक, जनसंघ के जमाने से लेकर अभी तक, वो भाजपा के और जनसंघ के एक तरह से समझिए कि वो ऐसे वोटर हैं जिनके पास आप जाइए भी नहीं, उनसे अप्रोच भी नहीं कीजिए, मगर वो वोट देंगे। मगर इस साल इस चुनाव में ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोगों ने वॉल पर लिखा, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई जो उस समाज के बड़े लोग हैं, सारे लोग निराश थे जिनको टिकट नहीं मिला। अजय आलोक हैं, या फिर ऋतुराज हैं, फिर रणवीर नंदन हैं, उन्होंने खुलकर बहुत जबरदस्त प्रचार भी उन लोग के लिए नहीं किया। तो आपने देखा कि दोनों बड़ी पार्टियों का वोट बैंक कैसे खिसक गया। आरजेडी का भी वोट बैंक 14 या 14,500 वोट संभवतः रेखा गुप्ता को आया है। तो आप मानकर चलिए
कि 30,000 वोट कहाँ गया। 30,000 वोट जो 25 में आया था वो गया कहाँ। तो कहीं ना कहीं वो सेंधमारी हो गया ना। 43,000 उनको वोट आया था 25 में, जहां तक मुझे याद है, और अभी आया है 14 से 15,000। बाकी वोट कहाँ गया। तो एक वो पोलराइज तो जरूर किया प्रशांत किशोर के पॉकेट में। तो ये जो चुनाव हुआ और जिस चुनाव के बाद बिहार की राजनीति बदलेगी, ये मैं समझता हूँ। कांग्रेस भी आज एक सीट जीत कर मध्य प्रदेश में खुश होगी। कांग्रेस से प्रशांत किशोर की बातचीत होती रहती है, बातचीत चलती रहती। हो सकता है एक तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश हो, और उस तीसरे विकल्प में अगर आरजेडी आते हैं तो स्वागत है, नहीं आते हैं तो विकल्प बनाकर बात होगी। और ये अभी देखिए एक सीट जितना एक सिंबॉलिक हम जाएंगे और हम अपनी आवाज उठाएंगे सदन में, ये महत्वपूर्ण है। तो उस महत्वपूर्ण पक्ष को लेकर प्रशांत किशोर की जीत है, और ये जीत 34%, 34.12% वोट के लिए ये बड़ी जीत है। बहुत बड़ा पोल नहीं हुआ, ये बड़ी जीत। बिल्कुल पंकज भारतीय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आरजेडी तीसरे नंबर पर रही और उसे जीत के अंतर से भी कम वोट मिले, जैसा दीपक सर बता रहे थे, तो क्या ये सिर्फ आरजेडी की कमजोरी है या जन सुराज ने जिस तरह से ऑपोजिशन का स्पेस जो है उसमें भी बड़ी सेंध लगा दी है? तेजस्वी के लिए इसे कितना बड़ा वार्निंग सिग्नल माने, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी जीत हुई है, और उसके बाद तेजस्वी यादव से आज ही पूछा गया जब वो दर्शन करने गए बाबा हरिहरनाथ में, तो उनसे कहा गया कि इस तरह से अभी आज रिजल्ट है, तो बोले कि चुनाव तो होते ही रहता है, आज सावन का सोमवार है, उस पर हम बात करते हैं। तो ये नेता प्रतिपक्ष के लिए, नेता विपक्ष के लिए कितनी मतलब कैसा स्टेटमेंट आप इसको देख रहे हैं? और जिस तरह से लगातार एक दूसरे विकल्प की बात हो रही है, एक हम बात कर रहे हैं कि तीसरे विकल्प की, कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आके एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात हो सकती है, अलग से कोई स्ट्रैटेजी बिहार में काम कर सकती है। और एक तरफ हम देखें तेजस्वी यादव की, जहां अगर 2 विधायक इधर से उधर हुए तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी उनकी जा सकती है। मैत्रेयी, प्रशांत किशोर की जीत निश्चित तौर पर उनके अपने मेहनत का परिणाम है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो कमजोरी है तेजस्वी यादव जी के साथ, उन्होंने प्रशांत किशोर जी को राजनीतिक स्पेस देने का काम किया है बांकीपुर में। जब यहाँ चुनाव की रणभेरी बन चुकी थी तो उस समय में, अब इन कारणों से वो यूरोप में थे, कितनी अर्जेंसी थी मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीति में इन सब बातों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। जब यहाँ पर चुनावी रणभेरी बजी हुई हो तो आप अगर यूरोप में हैं तो कतई इस चीज को लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और इसे सकारात्मक भी नहीं माना जाता है, क्योंकि राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। तो इस स्थिति में उन्होंने जो स्पेस दिया है, और जब 2 दिन शेष थे चुनाव के, तो उन्होंने आकर के भले ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन तब तक उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। और मेरा मानना ये है कि अगर रेखा गुप्ता जी महज 15,000 वोट के अंदर ही सिमट गई है, तो इसके लिए सबसे बड़े कसूरवार तेजस्वी यादव जी निश्चित तौर पर है। और वो लगातार गलती पर गलती किए जा रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। मुश्किल वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचा पाए, या हर कोई जानता है, और इस बात से वो भी अनभिज्ञ नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस उपचुनाव में, अगर वो इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ खुद उपस्थित रहते और पूरी मजबूती के साथ लड़ते, तो संभव था कि परिणाम कुछ और भी हो सकता था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कोर वोटर जो हैं आरजेडी के, उसके अलावा जब रेखा गुप्ता जी के समाज के मतों को भी अगर जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर लड़ाई बड़ी ही रोमांचक हो सकती थी। और बड़ा सवाल ये है कि जो काम जो सेंधमारी प्रशांत किशोर करने में सफल रहे हैं, तो वो मेहनत के बल पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं कर सकते हैं?
लेकिन इस तरह की फिलहाल बहरहाल उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं दिख रही है। राजनीतिक रूप से जितने वो शिथिल होते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आने वाला कल जो है निश्चित तौर पर उनके लिए जो है बेहतर नहीं दिख रहा है। और समय रहते अगर तेजस्वी यादव अगर नहीं संभले तो निश्चित तौर पर उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। भले ही प्रशांत किशोर अकेले विधानसभा के अंदर मिलेंगे उन्हें, लेकिन जिस तरह के उनके तेवर हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव में कैंपेनिंग की, आप देखेंगे कि जो एक तरफ तो 40 स्टार प्रचारक की फौज थी, तो ये एक तरफ स्टार प्रचारक, लेकिन जनसुराज में क्या स्थिति? जनसुराज में जो है कार्यकर्ता ही प्रचारक थे। तमाम पूरे सूबे के जो चुनिंदा कार्यकर्ता थे हर जिले से बुलाए गए थे पटना, और उन्होंने मतलब नामांकन के दिन से एक सप्ताह पहले से वो लोग पटना में बांकीपुर के इलाके में रह करके डोर टू डोर कैंपेन करने में लगे हुए थे। और उसी का नतीजा है कि भाजपा के कोर जो वोटर हैं वो टूट गए। प्रशांत किशोर उसकी सेंधमारी में सफल रहे। तो इस तरह की मेहनत मेरे ख्याल से आरजेडी के तरफ से दूर दूर तक दिखाई नहीं दी, और निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव की होती है। और जब नेता ही गायब रहेंगे मैदान से, तो फिर मान लें जब सेनापति गायब हैं तो और जो लड़ने वाले लोग हैं, योद्धा हैं, उनकी क्या स्थिति हो सकती है, ये थोड़ा सा कह पाना कठिन है। तो एक आज ही मैं एक वेब सीरीज का एक क्लिप देख रहा था, तो उसमें कहा गया कहा जा रहा है, पता नहीं नाम नहीं बता सकता मैं उस वेब सीरीज का, उसमें कहा गया है कि बिहार की ये खासियत है कि जब जब आपको लगता है कि बिहार को आप समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये जो मैसेज है, ये जो बात है, ये तेजस्वी यादव पर तो लागू है ही, भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू है। और जो कुछ किया है प्रशांत किशोर ने, जो सफलता हासिल की है, निश्चित तौर पर उसकी कीमत जो है कहीं न कहीं भविष्य में तेजस्वी यादव को चुकानी पड़ सकती है, अगर वो समय रहते नहीं संभले और उन्होंने अपने राजनीतिक रणनीति में तब्दीली नहीं की, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर उनकी जगह खाली हो सकती है। क्योंकि एक बार वो स्पेस यहाँ दे चुके हैं इस स्थिति में, और राजनीति में वैक्यूम कभी नहीं रहता है, कोई जगह खाली नहीं रहती है। आप अगर सक्षम नहीं हैं, आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो उसको बढ़ने के लिए लोग खड़े होते हैं। मित्र, बिल्कुल। दीपक सर, बिहार को जब जब आपको लगता है कि आप समझ गए हैं, बिहार आपको कुछ ना कुछ चौंकाने वाला जरूर दिखाता है, तो इस तरह से सम्राट चौधरी और नितिन नबीन के लिए अगर हम बात करें तो कितना बड़ा ये झटका होगा? क्योंकि कैंपेन के दौरान जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात हो रही थी, बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही थी, लेकिन पीके ने चाय पे चर्चा की, पदयात्रा की, स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट और गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर लगातार जिस तरह से उन्होंने फोकस किया है, तो क्या यही स्ट्रैटेजी उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी है, या बीजेपी की जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी? संजय सरावगी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी हम लड़ाएंगे तो वो जीत जाएगा बांकीपुर से। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस का ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इस बयान में अगर हम देखें तो झलकता है। तो क्या लगता है आपको, और सम्राट चौधरी और नितिन नबीन के लिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कितनी बड़ी ये उनकी हार है? अगर इसको हार के तौर पे देखा है तो नितिन नबीन और सम्राट चौधरी के लिए यह हार है, क्योंकि जिस तरह से वो सीएम बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से नितिन नबीन बने, उसके बाद ये पहला चुनाव था बिहार में, और रिजल्ट जो है वो हम सबके सामने है। आपने जो अभी बात की, एक तो बहुत पॉइंट वाली बात की आपने कि कुत्ता बिल्ली को भी हम अगर खड़ा करते तो वो जीत जाएगा। ये बयान बहुत ज्यादा पेनिट्रेट किया जनता के बीच, और इस बयान को जिसने भी कहा उस बयान को बहुत अच्छी तरीके से कैच कराया है लोगों ने। ये बयान ओवर कॉन्फिडेंस बताता है कि हमारा तो अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो अब देख लो मैं क्या करता हूँ। आपने देखा बड़े बड़े अक्षर में रावण का अहम नहीं रहा, तो ये पार्टी है तो छोटी पार्टी। मगर आपने कहा कि सम्राट चौधरी और नितिन नवीन और संजय सारागी को भी ले, क्योंकि वो भी अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष वो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, और सम्राट की पहली बार बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहले चुनाव में आपको ठोकर लग गई है, तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन
लैक ऑफ जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजों को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा उत्साही थे कि हमें कौन है। और बाइपोल तो देखिए, बाइपोल तो हर एक जगह होता है, कोई कोई बाइपोल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आपको याद होगा झारखंड में शिबू सोरेन चीफ मिनिस्टर थे, बाइपोल हुआ था, वो हार गए थे, वो भी एक हॉट सीट हो गया था। जिस तरह से यहाँ आपने देखा बांकीपुर में बाइपोल हुआ, उसमें भी आराम से जो सरकार है जिसकी है, सरकार है तो उसको बहुत सारे फायदे हैं। तो दोनों बाइपोल में एक मध्य प्रदेश में भी अब हार रहे, यहाँ भी आ रहे। ये आज जो मुझे सूचना है, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय में या उनके घर पर अभी एकाएक बड़ी बैठक हो रही है, ये हार की समीक्षा होगी। अब हार का ठिकरा किस पर फोड़ेंगे वो, क्योंकि देखिए बड़े तरीके से सेंट्रल लीडरशिप का कोई नेता, इवन जेपी नड्डा तक चुनाव प्रचार में नहीं आए। उन्होंने कंप्लीट छोड़ दिया स्टेट लेवल के लोगों पर कि आपको ये चुनाव जीतना है, आप जीतिए, हमें हमारा क्या मतलब है, प्राइम मिनिस्टर की रैली में क्यों करूंगा, होम मिनिस्टर की रैली में। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव ऐसी टेस्ट तो नहीं था बीजेपी का कि क्या करते हैं ये लोग। मगर हाँ, जहां तक हार हुई नितिन नवीन, देखिए लोग कहते थे नितिन नवीन कास्ट समाज से आते हैं, उनके पिता बड़े पॉपुलर थे, बहुत पॉपुलर थे, हम लोगों ने बहुत करीब से देखा, वो जीते हैं, ये जीते हैं। लोगों ने कहा कि कास्ट इस बात से कुमरार में कास्ट नाराज हो गए थे 25 में, चूंकि कुमरार में कास्टों की संख्या भी बहुत है, वहां पर गुप्ता को उन्होंने दिया, मगर तब भी कास्टों ने सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में देकर बीजेपी को जिताया। तो ये था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है तो जरूर भी, मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और बहुत सारे आप देखिएगा, हमने सवाल भी किया था कि आखिर बांकीपुर में इतना लो परसेंट चुनाव क्यों होता है हमेशा। आप लो परसेंट में, या तो कॉन्सेप्ट था आपका कि लो परसेंट में हम निकल जाएंगे, ज्यादा झंझट प्रसारने की जरूरत नहीं है, तो कहीं न कहीं ये असर संगठन, बिहार के संगठन में भी पड़ेगा। और शायद अब सम्राट चौधरी इसको किस तरह से लेकर जाते हैं ये देखने वाली बात है। मगर बिहार एक ऐसा रास्ता है जहां से गंगोत्री पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है कभी कभी लोगों को, जो उस राह पर चल पड़ते हैं हम। तो बिहार का जो संदेश है वो बार बार हम लोग कहते हैं कि बिहार का संदेश आप देखो, जेपी ने फैलाया, आपने देखा बिहार से सब कुछ हुआ, बिहार से सरकार बदली। अब बिहार में, अब ये मैं नहीं कहता कि सम्राट प्रशांत किशोर जीत गए तो चमत्कार हो जाएगा और चमत्कार होकर बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदलेगी, मगर ये जरूर कहता हूं कि भाजपा जिस तरह से मंथन करेगी कि उनके वोट बैंक में, आप बताइए, भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण, ये तीन मिला के 18% वोट। और आपने देखा कि तिवारी हत्याकांड या इनकाउंटर का सबसे पहले वहां पर कौन पहुंच गया, प्रशांत किशोर पहुंच गया। वो भी एक मसला था यहाँ पर कि इस तरह से क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का मंथन अब बीजेपी को करना पड़ेगा। और आरजेडी भाई ने बहुत सही बताया कि अगर आप में घमंड है, अगर आप में जनता से जुड़ने की कैपेसिटी नहीं है, जिस तरह 2020 में जुड़े थे और 2020 में अकेले दम पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मुकाम अपना हासिल किया था, वो मुकाम गिरता जा रहा है। उनकी पारिवारिक परेशानियां, लालू का स्वास्थ्य, उनकी बहन कुछ बोल रही है, भाई का कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच ये मैसेज जाता है। आपने देखा, हालांकि उसका कोई फायदा हुआ या नहीं, मृत्युंजय तिवारी जो उनके हार्डकोर स्पोक्स पर्सन थे, जो शुरू से लगे हुए थे, वो आइन मौके पर बीजेपी ने उनको अपने पाले में लाया, उसका असर हुआ नहीं। अगर वो असर हुआ होता तो ब्राह्मण कोट में जबरदस्त डिवीजन हुआ, कास्टों में हुआ, राजपूतों में हुआ, कुम्हियारों में हुआ। तो कहीं ना कहीं आपका किला ध्वस्त हुआ, साथ साथ किले में रह रहे लोग बाहर निकल गए, बिल्कुल बाहर निकल गए। आज का जो रिजल्ट है वो सिर्फ बांकीपुर का नहीं बल्कि पूरे बिहार के जिस तरह से पॉलिटिकल मूड का ट्रेलर माना जा रहा है। और बीजेपी आरजेडी को अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजी
लीडरशिप और कैंपेन स्टाइल पर दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आज जीत दर्ज की है। बहुत शुक्रिया सर, पंकज सर आपका, और दीपक सर बहुत धन्यवाद। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी और इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।